और अब आपको दिखाते हैं यूपी की चुनावी गर्मी। मुख्यमंत्री का बटोगे तो कटोगे वाला नारा तो देश में हर जगह ट्रेंडिंग में है। आज उन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम लेकर एक और नया नारा दिया है। पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर में आरएलडी प्रत्याशी के लिए जनसभा थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से पहले सिर्फ एक ही नारे की चर्चा थी, वो था बटोगे तो कटोगे वाला नारा। योगी चुनाव मंच पर पहुंचे तो लोग मानकर चल रहे थे कि आज फिर यही नारा लगाकर विरोधियों पर हमला करेंगे, लेकिन योगी ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेकर मंच से एक नया नारा दे दिया। जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई, जहां देखे सपाई वहां बिटिया घबराई। इस नारे के साथ योगी ने मुजफ्फरनगर को 2017 से पहले का अखिलेश राज याद दिलाया। 18 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने भी बिना देर किए जवाब दिया। सोशल मीडिया एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा, डरे हुए इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी नकारात्मक बातें। जिनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं होती वो दूसरों की बात करते हैं। नकली मुस्कान असलियत नहीं छुपा सकती। अगर प्रतिशत में समझो तो 100 की 100। भाजपा उपचुनाव में हार रही है 9 की 9। सीएम योगी और अखिलेश की ये सियासी भिड़ंत पोस्टरों की शक्ल में पूरे यूपी में फैलते हुए योगी की गृह जिले गोरखपुर तक पहुंच गई। बीजेपी के बटोगे तो कटोगे वाले पोस्टर के जवाब में शहर शहर समाजवादी पार्टी के जोड़ने वाले नारे नजर आने लगे हैं। किसके नारे में दम है, ये 9 विधानसभा सीटों के नतीजों से ही पता चलेगा। यूपी में चुनावी लड़ाई सिर्फ 9 सीटों के लिए है, लेकिन सियासी खींचतान में आज 2025 के महाकुंभ को भी खींच लिया गया। प्रयागराज कुंभ को लेकर योगी सरकार का बजट 6000 करोड़ से ज्यादा का है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने आरोप लगा दिया है कि सरकार फिजूल पैसा फूंक रही है और महाकुंभ पर 41 अरब रुपए से ज्यादा का खर्च हो रहा है। विपक्ष ने खर्च को लेकर सरकार से सवाल पूछे हैं तो यूपी सरकार समाजवादी पार्टी के राज की कथित लूट खसोट को याद दिला रही है। और कल हमने आपको खबर दिखाई थी, महाराष्ट्र में कांग्रेस पर चुनाव में अर्बन नक्सलियों की मदद लेने के आरोप लग रहे हैं। अब ऐसा ही आरोप कांग्रेस पर वायनाड में भी लगा है कि प्रियंका गांधी को उपचुनाव जिताने के लिए वो केरल में जमाते इस्लामी की मदद ले रही हैं। अर्बन नक्सलियों वाला आरोप बीजेपी का था, लेकिन जमातियों की मदद लेने का आरोप खुद इंडिया अलायंस के पार्टनर लेफ्ट की ओर से लगाया गया है। वो भी केरल में लेफ्ट के सबसे बड़े नेता मुख्यमंत्री पी विजयन की ओर से यह आरोप लगाए गए। എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് നന്ദി. वायनाड से अपनी जीत पक्की करने के लिए प्रियंका गांधी पहले इमोशनल रिश्ता पक्का कर रही हैं। इसीलिए वायनाड के वोटर से मलयालम में संवाद कर रही हैं, ताकि 13 नवंबर को वोट देते वक्त वोटर के मन में उन्हें लेकर अपनेपन की फीलिंग रहे। I will fight for you. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടും. I will come to your homes. I will reach out to as many of you as possible. I will be part of your family, part of your sadness, part of your troubles, and part of your joy, part of your happiness. लेकिन वोटिंग से 5 दिन पहले केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कांग्रेस को घेर लिया। विजयन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांप्रदायिक जमाते इस्लामी की चुनावी मदद ले रही है। एक सोशल मीडिया में विजयन ने सवालों की झड़ी लगा दी। लिखा, वायनाड में कांग्रेस की धार्मिक अराजकता पूरी तरह सामने आ चुकी है। वायनाड में प्रियंका गांधी को जमाते इस्लामी समर्थन दे रही है। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या ये संगठन लोकतंत्र में कहीं स्टैंड करता है? क्या कांग्रेस को हर तरह की सांप्रदायिक ताकतों का विरोध नहीं करना चाहिए? क्या कांग्रेस जमाते इस्लामी के वोट लेने से इनकार कर सकती है? केरल में कांग्रेस और लेफ्ट भले ही आमने सामने हों, लेकिन लेफ्ट इंडिया अलायंस में भी है। ऐसे में अपने ही सहयोगी दल के सवालों ने कांग्रेस के लिए अजीब स्थिति पैदा कर दी है। कांग्रेस बोले तो क्या बोले, जिसके ऊपर कई देश विरोधी गतिविधियां करने का, आतंकी गतिविधियां करने का आरोप है, उसका सहयोग लेने वाली प्रियंका बढेरा जी, उनका मूल चरित्र, मूल पहचान आज वायनाड के चुनाव में एक्सपोज हो चुका है। ये प्रियंका जी की लोकप्रियता है,
गांधी परिवार की सेवाएं हैं कि वहाँ हम 4-5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी, कायदे से तो आपको उम्मीदवार वहाँ नहीं खड़ा करना चाहिए था, क्योंकि हमारा सिटिंग सीट थी। पिनराई विजयन ने ऐसे वक्त जमात वाला दाव खेला है जब 3 दिन का ही चुनाव प्रचार बचा है। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि चुनाव के ऐन वक्त अगर जमात से सियासी जुगलबंदी का बढ़ चढ़कर खंडन करती है तो कहीं मुस्लिम वोटर बुरा न मान जाए। वायनाड लोकसभा सीट पर 46% मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि हिंदू मतदाताओं की आबादी 42% है। तीसरा बड़ा वोट बैंक ईसाइयों का है जो 12% है। यानी वायनाड में मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है, जिसने मुख्य चुनाव में राहुल गांधी को एक तरफा जीत दिलाई थी। इसीलिए जब 2 दिन पहले प्रियंका ने अजान की आवाज सुनकर अपना भाषण रोका था तो वो जानती थी कि वायनाड में उनका कोर वोटर कौन है और उसे कैसे कनेक्ट करना है। 2019 लोकसभा चुनाव में वायनाड में राहुल को 65% वोट मिले थे, जबकि 2024 में राहुल को वायनाड में 60% वोट मिले। दोनों बार राहुल गांधी की सीधी टक्कर लेफ्ट उम्मीदवार से थी। एक राजनीतिक अटकल ये भी लगी कि कहीं विजयन का ये बयान प्रियंका को ही फायदा पहुंचाने की कोशिश तो नहीं। आसार कम है क्योंकि वायनाड में लेफ्ट ही कांग्रेस की टक्कर में है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी उम्मीदवार है। बीजेपी ने नव्या हरिदास को मैदान में उतारा है, वहीं लेफ्ट से सत्यन मोकेरी ताल ठोक रहे हैं। ये भी संभव है कि कांग्रेस और जमाते इस्लामी को एक तराजू में तौलकर लेफ्ट खुद को कांग्रेस से बड़ा सेक्युलर बताने की ब्रांडिंग कर रहा हो, क्योंकि आगे 2026 का भी चुनाव है। अब आपको बताते हैं जमाते इस्लामी क्या है और किस तरह के आरोप इसके ऊपर लगते रहे हैं। जमाते इस्लामी 1942 में बना एक इस्लामी संगठन है। जमात का मुख्य एजेंडा इस्लामिक राज्य की स्थापना का है। विभाजन के बाद भी इसका झुकाव पाकिस्तान की ओर रहा था। जमात पर 1975 और 1990 में 5-5 साल का प्रतिबंध लगा था। 1990 तक जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर तक सीमित था। 2019 में केंद्र ने इसे यूएपीए के तहत 5 साल के लिए बैन किया। इसी साल जमात पर प्रतिबंध 2029 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। पिनराई विजयन ने हफ्ते भर पहले कोझिकोड में कहा था कि जमाते इस्लामी के यमन में शिया चरमपंथियों और मिस्र में ब्रदरहुड से संबंध है और इस संगठन का फैलते जाना देश के लिए बेहद खतरनाक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।